हे एवरीवन, कल है सीएस प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस का डीडी का पेपर एंड काफी सारे स्टूडेंट्स को इस पेपर के अंदर 50 प्लस स्कोर करने में प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण उनका ग्रुप 2 का एग्रीगेट जो है वो नहीं बन पाता। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको डीडी के पेपर को अप्रोच करना चाहिए, जिससे कि आप 50 प्लस जो है वो स्कोर कर सको। इस वीडियो में मैं आपके साथ दो चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। पहली चीज है कि रिवीजन आपको कैसे करना है एंड दूसरी चीज है कि जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो उससे किस तरीके से आपको डील करना है। तो पहले रिवीजन की बात कर लेते हैं। रिवीजन के अंदर सबसे पहले आपको पार्ट बी पे जो है फोकस करना है। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि वो पार्ट ए पे बहुत ज्यादा फोकस देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार वो 40 मार्क्स का और उसमें पढ़ने को कम है, लेकिन 60 मार्क्स वाला पार्ट क्यों करना जरूरी है? बिकॉज उसमें आपको 20 मार्क्स का एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है। यानी कि आप 60 में से 40 स्कोर कर सकते हो या 35 स्कोर कर सकते हो, लेकिन पार्ट ए में 40 में से 40 लाना इट्स डिफिकल्ट, राइट? और 60 वाला अगर आप करके जाते हो तो आपके पासिंग मार्क्स जो है 40 वो भी उसमें क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, अगर आपने अच्छे से करा है तो वो जो मार्जिन वाला एक एस्पेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए यूजुअली मैं सभी को ये सजेस्ट करता हूँ कि पार्ट बी आपको करके जाना चाहिए। अब पार्ट बी जब आप कर रहे हो, ठीक है, आपका एम क्या है कि यार मेरे को 35 से 40 मार्क्स इसमें जो है स्कोर करना है, एंड पार्ट ए जो है उसमें आपका एम होना चाहिए कि जो 40 मार्क्स है उसमें से 20 टू 25 मार्क्स आपको क्या करना है, स्कोर करना है। पार्ट बी की जब हम बात करते हैं, आप सबसे पहले कौन से चैप्टर्स करोगे? पार्ट बी के अंदर आपको सबसे पहले करना चाहिए चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 19 एंड चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 19 एंड 20 जो ड्यू डिलिजेंस से रिलेटेड है, एंड चैप्टर नंबर 17 जो पीयर रिव्यू से रिलेटेड है। ये आपको सबसे पहले खत्म करने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें कंटेंट भी ज्यादा है और कंटेंट कंटेंट जो है इसके अंदर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। तो ये पहले आपका एम होना चाहिए खत्म करने के लिए। इस इन 3 चैप्टर्स के लिए ही स्पेसिफिकली मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है रिवीजन का, जो मैंने लास्ट टाइम के लिए बनाया था जून 24 के लिए, वो अभी भी रेलेवेंट है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आईसीएसआई मॉड्यूल का यूज करके ही पूरे तीनों चैप्टर्स जो है वो मैंने रिवाइज करवाए, और वो वीडियो सिर्फ 1 घंटा 50 मिनट का है। ठीक है, 1 आवर 50 मिनट में आपके तीनों बड़े-बड़े चैप्टर्स जो इस वीडियो की मदद से रिवाइज हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये तीनों चैप्टर्स करने चाहिए। यूजुअली ये वो तीनों चैप्टर्स हैं जो स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं या लास्ट में करते हैं, और जब वो लास्ट में करते हैं तो क्या होता है, ड्राउजीनेस आ चुकी होती है, डिजीनेस आ चुकी होती है, तो जो क्वालिटी होती है रिवीजन की विद रिस्पेक्ट टू दीज 3 चैप्टर्स स्पेसिफिकली वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पहले ये बड़े वाले तीनों आप खत्म कर दो। ठीक है, उसके बाद में आपका ऑर्डर क्या होगा कवर करने का? तो उसके बाद में आपको करने हैं छोटे वाले चैप्टर्स। ठीक है, देखो ऑर्डर वैसे तो इसके बाद जितने भी चैप्टर्स है उसके लिए आप जो ऑर्डर फॉलो करना चाहो कर सकते हो, बट एक पॉसिबल ऑर्डर जो है वो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वाला पार्ट, कि किस तरीके से आप अपनी एनर्जी को आगे बचाते हुए रिवीजन करते हुए चलोगे। तो पहले ये तीनों आपने बड़े वाले खत्म कर लिए। ठीक है, अब अच्छा खासा टाइम आपने लगा दिया है तीनों पे। ठीक है, उसके बाद में थोड़ी सी शांति चाहिए आपको। तो शांति लेने के लिए क्या करो, छोटे वाले चैप्टर्स पे शिफ्ट हो जाओ। यानी चैप्टर नंबर 9 हुआ, चैप्टर नंबर 10 हुआ, और आपका चैप्टर नंबर जो 18 है। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 18 पे आप शिफ्ट हो जाओगे। उसके बाद में आप फिर से बड़े चैप्टर्स लोगे। ठीक है, तो बड़े चैप्टर्स में कौन-कौन से चैप्टर्स आएंगे? चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 14 आपको लेना है इसके बाद में। देन उसके बाद में आप फिर से छोटे चैप्टर्स लोगे, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 16, एंड लास्ट में आप करोगे चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 8 और 11 पे ज्यादा टाइम मत स्पेंड करना। ठीक है, स्टार्टिंग में तो इनको बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपका बहुत ज्यादा टाइम इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर्स आप कितनी भी बार करो, कुछ ना कुछ तो ऐसा रहेगा ही इनके अंदर जो आपको याद नहीं होगा। इसलिए चैप्टर नंबर 8 और 11 को क्या करना है, लास्ट में करना है। अब आते हैं हम पार्ट ए के ऊपर। पार्ट ए की जब बात हो रही है तो पार्ट ए के अंदर आपका, जैसे मैंने बोला कि एम क्या होना चाहिए, 20 टू 25 मार्क्स। इनके लिए आप कौन से चैप्टर करोगे और किस ऑर्डर में करोगे? इसके लिए आपको करना है चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, मैं आपको ऑर्डर भी बताते जा रहा हूँ साथ में, चैप्टर के नाम चैप्टर के नंबर के साथ में। चैप्टर नंबर फर्स्ट आप करोगे, फिर उसके बाद में सॉरी, पहले आपको जो है यहाँ पर भी डिफिकल्ट वाला जो चैप्टर है वो खत्म करना है। तो पहले आप चैप्टर नंबर 6 करोगे, फिर आप चैप्टर नंबर 5 करोगे, फिर आप चैप्टर नंबर 1 करोगे। ठीक है, देन उसके बाद में आप करोगे चैप्टर नंबर 4, एंड देन फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 3। सो 6, 5, 1, 4 एंड 3। ठीक है, ये आपका जो है ऑर्डर होना चाहिए। ये अगेन वही एनर्जी एफिशिएंसी को ध्यान में रख करके जो है ये मैंने आपको सजेस्ट करा है ऑर्डर। ये आपका हो जाता है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 7 आपका बच गया, वो चैप्टर नंबर 7 आपको रिजर्व करके रखना है लास्ट के लिए। ठीक है, यहाँ से जब आप पार्ट बी जो है, पार्ट बी में से आपने सारी चीजें कर ली एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 8 एंड 11, और फिर उसके बाद में आपने पार्ट ए में से सब कुछ कर लिया एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 7। पहले इतना आपको खत्म करना है। उसके बाद जो ये 3 बच गए आपके 8, 11 एंड 7 वाला, इसको आप किस ऑर्डर में कर सकते हो? तो सबसे पहले आपको करना चाहिए जो आपका चैप्टर नंबर 8 है वो, फिर उसके बाद में आप करोगे चैप्टर नंबर 11, एंड देन फिर उसके बाद में लास्ट में आप करोगे चैप्टर नंबर 7। ठीक है, इनको आप मॉर्निंग में भी एक बार, कल जब आप एग्जाम देने जाने वाले हो तो उसके पहले भी एक बार आपको जो है देख करके चले जाना है। ठीक है, तीनों चैप्टर्स को मॉर्निंग में, क्योंकि
जैसा मैंने आपको बता दिया, कितना भी आप याद करो, वो कहीं न कहीं आप भूल जाओगे। तो अगर आप मॉर्निंग में देख करके चले जाओगे, तो वो चीज़ आपको बैक ऑफ द माइंड में रहेगी एंड क्वेश्चन आए तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है? अब बात आती है कि क्वेश्चन पेपर जब आएगा तो उससे कैसे डील करना है। तो यार सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझो इसके अंदर क्वेश्चन पेपर को लेकर के कि ये एक ऐसा पेपर है, ठीक है, जिसमें थ्योरेटिकल नॉलेज आपको चाहिए। यानी आपको जो है वो कीवर्ड्स जो है ना, वो आपको याद होने चाहिए। अगर कीवर्ड्स आपको याद नहीं है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है? आप इधर-उधर की बातें लिख कर के नहीं आ सकते या अपनी लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा आप चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कुछ हद तक आप अपनी लैंग्वेज में करोगे, ऑब्वियसली हर पेपर में वो होना ही होना है, ठीक है ना? लेकिन अगर आप पूरा ही अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो, बिना कीवर्ड्स यूज़ करे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। वही होगा कि आपको 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स मिलेंगे, जो भी आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन्स हैं उसके अंदर, और फिर से या तो आपका जो है या तो इंडिविजुअल पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा या फिर आपका जो एग्रीगेट है वो नहीं बन पाएगा इंडिविजुअल पेपर, अगर आपका ये क्लियर हो जाता है तो उसके बाद। ठीक है? तो मेक श्योर करना है कि कीवर्ड्स आपको लिखने हैं इसके अंदर, ठीक है? इस पेपर के अंदर, उसी के मार्क्स आपको मिलेंगे इसमें। तो कीवर्ड्स पे आपका एम्फेसिस होना चाहिए जब आप रिवाइज़ कर रहे हो आज, इस पेपर को, ठीक है? स्पीड रीडिंग, एक्टिव रिकॉलिंग की भी टेक्निक का अगर आप यूज़ करो, तो उसमें भी आपका फोकस ये होना चाहिए कि यार जो भी कीवर्ड्स हैं, उस पे बार-बार एम्फेसिस जो है वो डालना है, उनको देख करके जाना है अच्छे तरीके से। बाकी का जो कंटेंट है, सेंटेंसेस पूरे-पूरे वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बेसिक इंग्लिश तो आपको आती है कि आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो, कीवर्ड का यूज़ करके। तो कीवर्ड पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है? क्योंकि ये लिख करके आना ज़रूरी है एग्ज़ाम के अंदर। दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है इस पेपर के अंदर आईसीएसआई इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है और बच्चे क्वेश्चन के एक वर्ड को देखते हैं, ठीक है? उसको देख करके ही अपना जो इंटरप्रिटेशन है कि इसके अंदर क्या आएगा वो डिसाइड कर लेते हैं और वो लिख कर के आ जाते हैं, और काफ़ी सारी सर्टिफाइड कॉपीज़ में मैंने ये देखा है कि वो गलत है, उनका आंसर। बल्कि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने सही लिखा है, बट उनका आंसर जो है वो गलत निकलता है। ठीक है? तो ये मेक श्योर करने की इनडायरेक्ट क्वेश्चन से डील करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका जो कॉन्टेक्स्ट आपको उन्होंने दिया है, आप उसको समझो, एंड एक बार में अगर समझ में नहीं आता तो एक बार फिर से पढ़ लेना। ठीक है? घाई करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पेपर में घाई करते हैं, ठीक है? वो जल्दीबाज़ी करते हैं, उनको लगता है हमारा पेपर छूट जाएगा, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप प्रिसाइज़ आंसर लिखोगे, टू द पॉइंट आंसर लिखोगे, तो आपका पेपर नहीं छूटेगा। लेकिन आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन अगर आता है, आपने उसको पढ़ा, आपको क्लैरिटी नहीं आई, आप एक बार दोबारा से उसको पढ़ो और समझो कि यार कहाँ से आया होगा, किस टॉपिक से आया होगा, उसके बाद उसको अटेम्प्ट करो। दोबारा पढ़ने पर भी आपको चीज़ें क्लियर नहीं होती है, तो फिर उसके बाद में आप उसको उस टाइम के लिए छोड़ दो। और क्या करो, आगे बढ़ जाओ, दूसरे क्वेश्चन पर चले जाओ, ठीक है? उसी क्वेश्चन पर स्टक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पेपर को लेकर के कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो स्टक मत हो जाओ उसपे, ठीक है? आता है तो कर लो, नहीं आता समझ में, तो लास्ट में कर लेना। उसके बाद अगली चीज़, कमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, कमेंट बेस्ड क्वेश्चन को लेकर के आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर कमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया और वो जो लाइन उन्होंने दी है, कमेंट जिस पे करने करने के लिए उन्होंने बोला है, वो लाइन आपको पता है कि किस चैप्टर से आई है, आपको आपको याद आ रहा है कि हाँ, ऐसा कुछ आपने पढ़ा था, वेल एंड गुड, आप एक्सप्लेन कर दो। आपको याद ही नहीं आ रहा, ठीक है? आपको समझ ही नहीं आ रहा कि यार ये लाइन कहाँ से आई है, आप कन्फ्यूज़्ड हो, ठीक है? आपको लग रहा है यहाँ ये शायद इससे रिलेटेड है या फिर उससे रिलेटेड है, ठीक है? तो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आप कन्फ्यूज़्ड हो, ठीक है, कि किस चीज़ से रिलेटेड है, या फिर आपको ये आता ही नहीं है। अगर ये आपको आता ही नहीं है, तो आप लास्ट में क्या करोगे? अटेम्प्ट करोगे। अगर आप कन्फ्यूज़्ड हो, तो मेरा सजेशन आपको ये है कि जो भी आपकी फर्स्ट इंस्टिंक्ट या फर्स्ट थॉट होगा, ठीक है? उससे अ, उसको लेकर के आप जाओ और आंसर जो है वो लिख देना, ठीक है? थोड़ा-सा रिस्की रहेगा ये ऑब्वियसली, बट जहाँ तक मैंने देखा है फर्स्ट थॉट जो है वो कहीं न कहीं सही निकलता है, ठीक है? जब हम आइडेंटिफाई करते हैं ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी स्टेट में होते हैं, तो फर्स्ट थॉट आपका सही निकलता है। तो इसीलिए इसका यूज़ करके आप लिख सकते हो। बट ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना, अगर आपको चीज़ याद नहीं आ रही, कंटेंट याद नहीं आ रहा है, तो देखो यार, जहाँ कंटेंट याद नहीं आएगा ना, वहाँ पर आप सोचोगे, और जहाँ आप सोचना चालू करोगे, ठीक है? आपका टाइम जो है वो लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन्स हमेशा बाद में करने हैं, जहाँ पर हमको ज़्यादा सोचना पड़े। ऐसे क्वेश्चन्स हमेशा हम पहले करेंगे, जहाँ पर हमको कम सोचना है, बिकॉज़ कंटेंट हमारे दिमाग के अंदर रेडी है बिल्कुल। हमको पता है इससे रिलेटेड कंटेंट हमको आता है, तो वो फटाफट-फटाफट लिख देना है, वहाँ आप टाइम सेव कर लो, ठीक है? जहाँ आपको आता है, वहाँ फटाफट लिख के टाइम सेव करो, उनके लिए जो आपको नहीं आते हैं, और फिर बाद में आप अच्छे से लिख सको। उसके बाद अगली चीज़, 5 से 6 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के इस पेपर के लिए तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग के 5 से 6 क्वेश्चन्स जो आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है? आपके बेस्ट होने चाहिए, ठीक है? यानी बेस्ट 5 से 6 जो आपको आते हैं, जिसका आपको पता है कि यार आंसर सही ही सही है, ठीक है? वो आपको स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करने हैं। ऑब्वियसली अगर आप वो यूनिफॉर्मिटी मॉडरेशन के लिए सीक्वेंसिंग फॉलो करना चाहते हो कि 1 का ए, बी, सी, डी करेंगे, मतलब इसी ऑर्डर में करेंगे, 1 का ए, बी, सी एंड देन डी, फिर 2 का ए, बी, सी, डी, तो इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप बीच में जगह छोड़ दो, अगर आपको कोई पार्ट नहीं आता है उसके लिए। ठीक है? जैसे 1 का ए, बी आपको आ रहा है और डी भी आ रहा है, बट सी नहीं आ रहा, तो सी के लिए आगे जगह छोड़ दो और फिर आगे बढ़ जाओ। कितनी जगह छोड़े, अब बच्चे यहाँ पर भी टाइम वेस्ट कर देते हैं, कितनी जगह छोड़नी है, ठीक है? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ देखो आता तो है नहीं सी आपको, ठीक है? तो आता नहीं है तो 2 पेज छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। समझ रहे हो? यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना इन छोटी-छोटी चीज़ों पे,
ठीक है? टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है इस पेपर के अंदर, क्यों? क्योंकि अगर आपको उन क्वेश्चन्स को अच्छे से अटेम्प्ट करना है जो आपको नहीं आते, वहाँ से भी आप कुछ-कुछ मार्क्स फेच कर सकते हो, ठीक है? फेच करने के लिए आपको टाइम सेव करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सोच के लिखना है उनके अंदर। तो टाइम सेव कहाँ से होगा? एक तो ये सब चीज़ें अवॉइड करके, ठीक है? कि पेज कितना छोड़ना, उस पे सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ कर रहे हैं, कंप्लीटली अवॉइड करनी है, फटाफट 2 पेज छोड़े, आगे बढ़ो, ठीक है? और दूसरा, जो आपको आते हैं अच्छे से, उनको प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करें, ठीक है? सो 5 से 6 जो है वो आपको एकदम आइडेंटिफाई कर लेने फर्स्ट 15 मिनट में। फर्स्ट 15 मिनट में पूरी अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर लो कि यार वो पहले 5 से 6 कौन से होंगे। ये इसलिए भी ज़रूरी होगा क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा, एक फ्लो में आप आ जाओगे, ठीक है? कि हाँ यार, आपको जो आता है वो आप अटेम्प्ट करते चले जा रहे हो, ठीक है? तो पहले 5 से 6 जब आप लिखोगे, बेस्ट वाले जो आपको आते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और उस चक्कर में जो आपको नहीं भी आ रहे थे ना, ठीक है? वो भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये जो है इसके अंदर आपको स्पेसिफिकली ध्यान में रखना है डीडी पेपर के रिस्पेक्ट में। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एसएससीएम डीडी पेपर। एंड अगर एसएससीएम डीडी पेपर से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, अप्रोच से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो एंड मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करूं, जिससे आप उस चीज को कंसिडर करके अपनी तैयारी जो है वो कर सको कल के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।